हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एएस स्टडी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले कल प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज हम मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसे कि हम इंग्लिश में मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं, इस काल को लाने का श्रेय सबसे पहले 1867 ईस्वी, साथ में 1857 तथा 1960, क्योंकि कहीं कहीं पर इनको भी बताया जाता है, में एक विद्वान थे सीएल कार्लाइल। इन्होंने ही मध्य पाषाण काल की खोज चालू की थी। इस काल के औजार छोटे पत्थरों के बने होते थे, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का समय। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल के लक्षण। सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त किए थे, इसलिए कहा जा सकता है कि इसी काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी तथा मानव द्वारा पहला पाला गया पशु कुत्ता था। मध्य पाषाण काल के औजार। इस काल के औजार माइक्रोलिथिक यानी कि सूक्ष्म पाषाण, जिसे कि हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे आकार के उपकरण होते थे। मध्य पाषाण काल के स्थल। एक जगह है बागोर, जो कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के तट पर स्थित है। भागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल माना जाता है। इस स्थान को 1970 ईस्वी में बीएन मिश्रा द्वारा खोजा गया था। तथा दूसरी जगह है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले हमें बागोर मिला था तथा बाद में आदमगढ़ मिला था। 5000 ईसा पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य हमें बागोर में ही मिला था तथा उसके बाद आदमगढ़ से मिला था, क्योंकि पहले खोजा गया स्थल बागोर ही था। एक जगह है लेखिया, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक मानव कंकाल इसी स्थान से प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के चोनार लुकास के अनुसार लेखिया स्थान से कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। चौपानी मांडव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सबसे प्राचीनतम हस्त निर्मित मृतभांड का साक्ष्य मिला है। मृतभांड यानी कि हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन। कुछ और स्थल हैं, जैसे कि सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा। ये तीनों जगहें प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सराय नाहर राय से सबसे पहले युद्ध में हत्या के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा साथ ही 4 नर कंकाल, कहीं पर 3 नर या मानव कंकाल भी बताया जाता है, एक ही कब्र में एक साथ मिले हैं और एक स्तंभ गर्त भी मिला है। साथ ही सराय नहर राय से हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। मानव के अस्थि पंजर भी इसी स्थान से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर ही स्थित थी। आवास क्षेत्र यानी कि जहां पर वहां का मानव रहा करता था। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। सराय नाहर राय एवं महदहा दोनों स्थान भारत के सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। महदहा से मृग श्रृंग के छल्ले या छल्लों की माला, हड्डियों का आभूषण तथा स्त्री और पुरुष का युगल समाधान, यानी कि सीधी भाषा में एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा से 3 नर या 3 मानव कंकाल एक साथ तथा 5 युगल समाधान यानी कि स्त्री एवं पुरुष एक साथ मिले हैं। एक स्थान है लंगनाज, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से एक साथ 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में, तथा बिरवानपुर
जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोनों भी मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल हैं। नव पाषाण काल। हमने साथियों मध्य पाषाण काल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जान ली है। तो अब हम नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे, जिसे कि हम इंग्लिश में नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। नव पाषाण एक यूनानी शब्द नियोस से बना है, जिसका अर्थ नवीन होता है। नियोस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। इनकी एक प्रमुख किताब प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। नव पाषाण काल की पहली खोज 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज दवाला ने लिंगसुगर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, नामक स्थान से भारत की प्रथम पोलिसदार कुल्हाड़ी खोजी थी। आधुनिक मानव होमोसेपियंस यानी कि एक बुद्धिमान मानव की खोज इसी काल में हुई थी। नव पाषाण काल का समय। यह काल 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तथा साथ ही 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व भी माना जाता है। नव पाषाण काल के लक्षण। इस काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी तथा साथ ही स्थायी जीवन यानी कि एक जगह रहने की शुरुआत भी हो गई थी। स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की खोज 1974 ईस्वी में फ्रांसीसी पुरातात्विक जिन फ्रैंकोइस जार्गेस और कैथरीन जर्गी के नेतृत्व में हुई थी। आग के उपयोग की जानकारी हमें नव पाषाण काल में ही मिली थी, जबकि आग की जानकारी हमें पहले ही पूरा पाषाण काल में मिल गई थी। यानी कि आग का ज्ञात तो हमें पूरा पाषाण काल में हो गया था, परंतु आग जलाने का और उसे ढंग से इस्तेमाल करने की जानकारी हमारे पास पूरा पाषाण काल में नहीं थी। आग की हमें यूज करने की जानकारी नव पाषाण काल में ही प्राप्त हुई है। कुंभकारी का ज्ञान तथा पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में ही हुआ था। इस काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। तो पहला अनाज जौ उगाया गया था, जो कि भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा 8,000 ईसा पूर्व में उगाया गया था, जबकि पहला अनाज गेहूं को खाया गया था। गेहूं को भी 8,000 ईसा पूर्व में ही उगाया गया था। जौ जब आदमी ने उगाया तो उसका प्रयोग उसने धार्मिक कार्य में किया, इसीलिए पहले अनाज के रूप में जौ को खाने की जगह गेहूं को खाया गया था, क्योंकि जौ को खाया नहीं गया था, उसे धार्मिक कार्य में अपनाया गया था, इसीलिए गेहूं को सबसे पहले खाया गया था। गेहूं के बाद चावल तथा इसके बाद मक्का आया। चावल को चीन के त्यागजी नदी घाटी के क्षेत्र में 7,000 ईसा पूर्व में उगाया गया था। मक्का को मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में लगभग 6,000 ईसा पूर्व में उगाया गया था। इसका प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। मक्का के बाद बाजरा को 5,500 ईसा पूर्व में चीन में तथा बाजरा के बाद सोरगम 5,000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में, इसके बाद राई 5,000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में तथा इसके बाद जई की खेती 2,300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया था। इसलिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज जौ कहलाता है, जबकि खाने के रूप में प्रयोग किया जाने वाला अनाज गेहूं कहलाता है। नव पाषाण काल में ही मिश्रित खेती की शुरुआत हो गई थी। मिश्रित खेती से अभिप्राय यह है कि जिस स्थान पर खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, उसे ही मिश्रित खेती कहा जाता है। नव पाषाण काल के औजार। इस काल के औजार स्लेट पत्थर के औजार होते थे। नव पाषाण काल के स्थल। पाकिस्तान में जगह है मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का कटोरा भी कहा जाता है। इसी स्थान पर 7,000 ईसा पूर्व कृषि का गेहूं के रूप में साक्ष्य मिला था।
पुरानी खोजों के अनुसार तथा पालतू भैंस का सर्वप्रथम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव एक जगह है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। इस स्थान से 8000 ईसा पूर्व कृषि तथा चावल के साक्ष्य मिले हैं नई खोजों के अनुसार। एक जगह है कोलडिहवा जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बोलन या बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व विश्व में चावल या धान के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कोलडिहवा जो कि प्रयागराज तथा मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दो नवपाषाणिक स्थलों से ही चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। चिराद एक जगह है सारण बिहार में। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कुछ प्रमुख स्थान और भी हैं जैसे मेहरगढ़, राना गुंडई, मुगल गुंडई, पेरियानो गुंडई, डावरकोट तथा बालकोट। ये सभी स्थान पाकिस्तान में स्थित हैं। ये सभी जगहें नवपाषाण काल के समय की जगह हैं। इसके अलावा कश्मीर में दो जगह हैं बुर्जहोम तथा गुफक्राल। बुर्जहोम का अर्थ है जन्म स्थान जबकि गुफक्राल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफक्राल जगह से कृषि तथा पशुपालन दोनों का साक्ष्य मिला है। यानी कि यह पहला कोई स्थान है जहां से कृषि तथा पशुपालन दोनों के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। गुफक्राल से सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा मतलब किसी पदार्थ को पीसने वाली वस्तु। इसके बाद अगर बुर्जहोम की बात करें तो यहाँ से यह साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर लोग गड्ढों में रहते थे। गड्ढों में मतलब लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। इसे गर्त आवास भी कहा जाता है। इस पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गर्त आवास के साक्ष्य गुफक्राल से भी प्राप्त हुए हैं। इस स्थान पर शिकार एवं मछली पालन का साक्ष्य भी मिला है और एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल। महापाषाण इसका नाम कब्रों के कारण रखा था। यानी कि पत्थरों के बड़े बड़े खंड। तो पत्थरों के बड़े बड़े खंडों के बीच में शवों को दफना दिया जाता था तथा इसे ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। इसीलिए ऐसी जगहों का नाम पाषाण काल रखा गया था। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित किया जाता था इसी को ही बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। ये बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां थी। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैरने सर्किल, टोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मोहिर आदि। दक्षिण भारत के लोग उस समय दो तरह की खेती करते थे। एक रागी एवं दूसरी धान की खेती करते थे। दक्षिण भारत के कुछ स्थान प्रसिद्ध हैं। एक कर्नाटक में संगनकल्लू, दूसरा बुलारी जगह है। इस स्थान से राख के ढेर या टीला तथा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बोलारी जगह कर्नाटक के संगनकल्लू में ही स्थित है। कर्नाटक में और भी स्थान हैं जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी तथा पिकलीहल। इन सभी जगहों से भी अलग अलग प्रमाण मिले हैं। पिकलीहल से भी राख का टीला प्राप्त हुआ है तथा साथ ही बोलारी जगह से भी राख का टीला तथा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाण कालीन स्थल ज्ञात हुए हैं। लोह युग, आयरन एज।
इस युग में हमने सबसे पहले लोहे का प्रयोग देखा। लोहे का प्रयोग इस युग में ही शुरू हुआ था। इसके प्रयोग का सबसे पहला प्रमाण अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस स्थान से ही इसका पहला साक्ष्य मिलता है। हस्तिनापुर से भी लोहे का प्रमाण मिला है। लोह युग में ही चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत हुई थी। लाल एवं काले मृदभांड, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में BRW कहते हैं, ये जो मृदभांड थे ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित थे। या लगभग हड़प्पा काल से लेकर बाद तक इन मृदभांडों का प्रयोग किया गया था। गैरिक मृदभांड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म OCP है, इन मृदभांडों का प्रयोग पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में हुआ था। चित्रित धूसर मृदभांड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म PGW है, इनका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया जाता था। उत्तरी काली पोलिस मृदभांड, जिसका शॉर्ट फॉर्म NBPW है, ये वैदिक काल से मौर्य काल तक प्रयोग किए जाते थे। पूर्व वैदिक काल यानी कि वैदिक काल से पहले, उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल के बाद, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां लौह काल से ही संबंधित हैं। ताम्र पाषाण काल, हम सभी ने मध्य पाषाण काल के बारे में जान लिया, नव पाषाण काल के बारे में जान लिया, लौह युग के बारे में जान लिया। अब हम ताम्र पाषाण काल के बारे में जानेंगे, जिसे कि हम इंग्लिश में चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। ताम्र का मतलब होता है तांबा तथा पाषाण का मतलब होता है पत्थर। जब मानव ने पत्थर तथा तांबे को एक साथ प्रयोग किया, या जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, ऐसी संस्कृतियों को ताम्र पाषाण काल बोला गया। ताम्र पाषाण युग का आरंभ नव पाषाण युग के बाद हुआ था। ताम्र पाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग आदि दलहन फसलें उगाया करते थे। वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर, ऊंट, हिरण आदि जानवरों से परिचित थे। ताम्र पाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना भी जानते थे। साथ ही वे मिट्टी के खिलौने और मूर्ति, यानी कि जिसे हम टेराकोटा भी कहते हैं, के कारीगर थे। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर सर उत्तर की दिशा में तथा पैर दक्षिण की दिशा में करके दफनाते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा ही थी। ताम्र पाषाण काल से संबंधित हमें 4 तरह की संस्कृति पढ़ने को मिलती है, जो इस प्रकार है: मालवा संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, आहार संस्कृति तथा जोरबे संस्कृति। इन चारों संस्कृतियों के बारे में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। मालवा संस्कृति का समय 5000 BC माना जाता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, तथा AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसवी, तथा ये यीशु मसीह के जन्म को भी संदर्भित करता है। ताम्र पाषाण काल का पहला साक्ष्य इस संस्कृति से मिला है। गणेश्वर संस्कृति का समय काल 250 से 2200 BC तक था। यह संस्कृति राजस्थान में मिली है। इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में एक नदी है, बनास नदी। ये संस्कृति इसी नदी के किनारे थी, इसीलिए इसे बनास संस्कृति तथा गणेश्वर संस्कृति कहा जाता है। आहार संस्कृति, इस संस्कृति का समयकाल 2100 BC से 1400 BC तक था। इसी समय काल को सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि आहार संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। आहार संस्कृति को आहड़ या आहार संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है।
इस संस्कृति को ताम्बती के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्कृति राजस्थान में स्थित है तथा यहाँ से तांबे का भंडार प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस जगह का नाम ताम्बती रखा गया। यहाँ पर एक और जगह थी गिलुंड। ये दोनों जगहें आहार संस्कृति का केंद्र थीं। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रारंभ हुए थे। यहाँ से बहुत सारी जगहें मिली, जैसे दैमाबाद, जोरबे, नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनार गांव तथा इनाम गांव आदि स्थान प्राप्त हुए हैं। ये सभी जगहें महाराष्ट्र की जगह हैं। इन सभी जगहों का नाम जोरबे संस्कृति के अंतर्गत रखा गया था। जोरवे या जारवे संस्कृति से सबसे अधिक संख्या में समाधान प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद जगह से हमें तांबे का रथ मिला है तथा बस्ती या मकान की किलेबंदी या दुर्गीकरण भी इसी जगह से प्राप्त हुई है। इनाम गांव से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इससे पहले हमें मातृ देवी की प्रतिमा पूरा पाषाण काल से मिर्जापुर से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा इनाम गांव से हमें 5 कमरों वाला मकान भी प्राप्त हुआ है। कायत संस्कृति कायत, ऐरण तथा नब्दा टोली ये सभी जगहें मध्य प्रदेश में स्थित हैं तथा सभी स्थल कायत संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। नब्दा टोली नामक ताम्रपाषाणिक जगह को सबसे पहले एच.डी. सांकलिया ने खोजा था। नब्दा टोली से मिट्टी, बांस तथा फूस के घने चौकार एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल बृहद्वांड लाल काले रंग के होते थे, जिन पर ज्यामितीय आरेख यानी कि ज्योमेट्री डिजाइन उत्करण होते थे। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, केसरी तथा चावल की फसलें होती थीं। नब्दा टोली ताम्रपाषाणिक स्थलों में से सबसे विस्तृत स्थल था। इसकी तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के बीच में मानी जाती है। आमरी संस्कृति, जिसका उद्भव सिंध प्रांत में हुआ था, ये भी ताम्रपाषाण से संबंधित है। कुछ प्रमुख घाटियां हैं, जैसे सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, बनास घाटी जो कि राजस्थान में है, नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है तथा कोरतल्यार घाटी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण घाटियां थीं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे पाया हूँ तथा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो लेकर उपस्थित हूँ तो आपको मेरे डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।